हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात किया था, साइंस से रिलेटिव जो यांत्रिकी का हमारा चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में कुछ चीज़ें हो गई थी। जैसे हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, विस्थापन, चाल, दूरी, ये सब सारे पोर्शन और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कंप्लीट हो चुके थे। एक ऐसा पोर्शन भी है जहां से परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का सिलसिला हर बार वहां से बना रहता है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर आपकी ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे हायर लेवल की परीक्षाएं हो चाहे लो लेवल की परीक्षाएं हो, सब में इस टॉपिक का जो हम जिक्र करेंगे आगे चलकर, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। या फिर वो न्यूमेरिकल में हो गए या फिर वो ऑब्जेक्टिव में हो गए, थ्योरिकल हो गए, और या फिर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे आपका जो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इसमें या फिर कंपटीशन एग्जाम में सारे में इन क्वेश्चन का जो परसेंटेज रहता है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे बच्चों को लगता है कि ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इजी वे में लेते हैं, और वही जो कन्फ्यूज़न है इसी के चलते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए, इसको गंभीरता से देखिए, इन बिंदुओं को चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्क, एनर्जी एंड पावर। बोलने में तो आसान लगता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा भी आप लोगों ने सीखी होंगी, वीडियोस में देखी होंगी, पढ़ी होंगी। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से उसे करने जाते हैं तो कहीं वह भी काम नहीं देता। वहाँ पे काम देता है आपके माइंड में जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति है, वो अगर आपने सीखी है तो वहाँ पे काम देती है। तो कुछ ऐसे तरीके से यहाँ पे इसको कवर किया जाएगा कि आप एक ही वीडियो के माध्यम से अगर ये देखेंगे सारी वीडियो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं। उससे पहले बता दें, जो चैनल पे नए यूजर हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटिव, एजुकेशन से रिलेटिव, वैकेंसी से रिलेटिव सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला जो हमारा सेक्शन होगा यांत्रिकी में कार्य का। कार्य पे बात कर लेते हैं। अगर इसे सामाजिक तौर पे देखा जाए, घरेलू तौर पे देखा जाए तो कार्य की अलग परिभाषाएं बनती है, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक अर्थ दे दिया जाए, वैज्ञानिक तरीका दे दिया जाए, वैज्ञानिक डिफिनेशन दे दिया जाए तो वहां पे इसकी परिभाषा कुछ अलग निकल कर आती है। वहां पे इसकी बात करेंगे। तो कार्य की बात कर रहे हैं तो उस वस्तु या ऑब्जेक्ट पे बल लगाकर, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, प्रैक्टिकली रूप में समझेंगे, अच्छे से एक बार में समझ में आ जाए। कोई वस्तु है, उस पे बल लगाकर बल ही की दिशा में, जैसे यहाँ पे मान लो कोई एक कार खड़ी है, कार मान लो, ये ऑब्जेक्ट कार मान लो। अब ये कार खड़ी है, इस पे बल लगाया, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, हमने बताया था। अब यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर लो, कोई भी पिंड हो या फिर कुछ भी हो, 5 न्यूटन का बल यहाँ पे लग रहा है इस पिंड पे, कार पे। अब इसको जब बल लगा है कोई पिंड पे और बल की दिशा में विस्थापन करा रहे हो, बल ही की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं भैया कार्य। मतलब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। अब कार्य के अगर मात्रक की बात करें तो जूल होता है, वैसे तो जूल होता है, और अगर हम बात करेंगे इसे सूत्र से जब निकालते हैं तो वहां पे मात्रक चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने बात किया बल की और बल की दिशा में विस्थापन। तो यहां से देखेंगे
कार्य बराबर क्या हो गया हमारा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये हमारा सूत्र आ गया। और अगर इसको इस रूप में लिखते हैं F इंटू डेल्टा डी, डेल्टा डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहां से हमने किया। अब बात करते हैं तो यहां से ये हो गया। अब मान लो ये हम जो बल लगा रहे हैं ये किसी एंगल पे हो, किसी कोण पे हो, थीटा पे हो, कोण पे हो। अगर मान लो बल लगा रहे 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, या फिर 60 70 कोई भी थीटा बना रहा हो, यहां से देखेंगे थीटा अगर कोण बना रहा हो तब क्या निकल के आएगा, तब क्या हो जाएगा हमारा W बराबर हो जाएगा F, तो हमारा फोर्स है और यहाँ पे cos थीटा लग जाएगा, cos थीटा इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे ये आपका सूत्र बन जाएगा। तब अगर हम किसी कोण पे लगा रहे हैं, वैसे तो W बराबर F इंटू एस, तो यहाँ से ऐसे हो गया। अब मान लो कि कार्य तो हम यहाँ पे थीटा पे लगा रहे थे, अब तक तो कार्य हो रहा था 30 पे लगाए, 40 पे, 45 पे, 46 और ज्यादा बढ़ते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम इस जो फोर्स लगा रहे हैं ये जो इसके एक्सिस है इसके अगर लंबवत हो गया, जो फोर्स लगा रहे हैं इसके लंबवत हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो बल लगा रहे थे हम क्या हो गया 90 अंश, यहाँ पे अभी तक कितना थीटा बन रहा था, मतलब थीटा 90 से कम था, अब लंबवत कर दिए तो क्या हो गया, तो यहां से देखेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा का मान 90 अंश है और न cos थीटा का मान 90 पे जानते हैं 0 होता है, तो cos थीटा अगर यहाँ पे मान लो बल कुछ रहा हो, अगर इंटू यहाँ पे 0 कर दें और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो डेल्टा डी करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो तो अगर 0 से मान में गुणा हो जाएगा तो पूरी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, मतलब कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप फोर्स जो है लंबवत लगा रहे हो तो इस कंडीशन में हमारा कार्य जो है 0 हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से आ गया 0। ऐसे सिंपली मैंने देखा कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये आया अपन का। और यहाँ पे जब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, एंगुलर बल लगाया, फोर्स लगाया, तो यहाँ से W बराबर F cos थीटा इंटू डेल्टा डी। और अगर हमने वहां पे लंबवत फोर्स लगा दिया तो क्या हो गया W बराबर F इंटू cos थीटा, cos थीटा 90 अंश वहां पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 0, cos 90 अंश थीटा, ये जब मान रखे तो क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब 0 आ गया, वहां पे मान रखे पूरा टोटल 0 हो गया, तो यहां से अब मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है और इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं होगा, आपके फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप फोर्स लंबवत अप्लाई कर रहे हो, इस दिशा में कोई कार्य नहीं होगा। और कार्य आप देख रहे हैं एक अदिश राशि है, अगर राशि की बात करें तो कार्य अदिश राशि है, यहां से अदिश राशि, इसको हमने पहले की वीडियो में बताया है, वहां पे जाके देख लियो। अदिश और सदिश का मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अदिश राशि और सदिश राशि कैसे डिफरेंट करेंगे, अदिश राशि है सदिश राशि है, वहां पे पिछले वीडियो में बताया है, वहां पे प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख लीजिएगा और वहां से अदिश और राशि का सदिश राशि का पता चल जाएगा। मैंने बताया था वहां पे जिन मात्रकों में वा शब्द का जिक्र हो तो वहां पे कुछ अपवाद है 2%, तो वहां पे वा शब्द का जिक्र होगा, सदिश होगा, यहाँ पे वा कार्य में कोई नहीं आ रहा है तो ये अदिश राशि है। और यहाँ पे हमने देखा था फोर्स जो है, फोर्स बल जो है सदिश राशि था और विस्थापन आपका सदिश राशि था, दोनों का गुणनफल हुआ F इंटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का, तो क्या निकल के आया आपकी एक अदिश राशि निकल के आई कार्य।
तो कार्य की ये परिभाषा हो गई। गणितीय रूप में इसका जो डिस्क्रिप्शन हल हो गया, यहाँ पे ये हो गया, गणितीय रूप में समझ में आया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कार्य कैसे लंबवत लगाएंगे, कैसे थीटा पे लगाएंगे और कैसे हमारा कार्य 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हमने तो यहाँ पे लगाया, जैसे हमने कार्य का एग्जाम्पल दिया, कार्य है, इस पे हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए और इसको ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इतना होके यहाँ आया, कार्य यहाँ आई, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया और जो फोर्स लगाया इसका गुणनफल आपका कार्य हो गया। अब मान लो आपने थीटा 30 अंश 45 अंश पे लगाया, आपने देखा होगा जो ईंटें ढोने की जो एक ठेलिया बोलते हैं, वो जो आपने देखा होगा इस तरह का होता है, 45 अंश पे ऐसे झुका होता है, तो वहां पे कार्य आसानी से हो जाता है। एक व्यक्ति खड़ा होता है और इस तरह सा कुछ इसका चैम्बर बना होता है और इस चैम्बर के इस पोर्शन पे एक व्हील लगी होती है, यहां से कहीं से कनेक्ट हुई होती है और इस पे अपना जो है भार है आपके रख के, इधर हैंडल है, इसको पकड़ के ले जाता है। यहाँ पे कुछ कोण बनाता है ताकि हमारा कार्य करने में आसानी हो। 45 बनाता है, आसानी ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से समझे कोण पे। और अगर लंबवत लगा दिए, लंबवत कैसा हो गया जैसे आप कहीं स्टेशन पे जा रहे हो तो स्टेशन पे कुली लोग होते हैं, सामान को उठाते हैं। अब सामान को उठा के वहीं खड़ा है व्यक्ति, उठाए हुए है, आपका सामान उठाए हुए। अब अगर साइंस की दृष्टि से देखें, अगर उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, लंबवत है, आपके धरातल के लंबवत है, व्यक्ति खड़ा है धरातल के लंबवत अपने सिर पे बोझा लादे हुए। अब बोझा लादे हुए अपने धरातल पे खड़ा है लंबवत, वैसे ही खड़ा रहा, या फिर चौकीदार ले लीजिए वैसे खड़ा रहा 8 घंटे 12 घंटे। आपने अगर कहा साइंस के फीचर पे कि उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो कार्य नहीं किया, तो यहां से हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उससे आप बोल रहे हो कि भाई आपने तो कार्य नहीं किया, आप तो आज सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपकी बताएगा आगे आगे, आप समझते हैं, समझदार हैं। तो यहां से हम देखें कि साइंस के मामले में अगर कार्य को लेते हैं तो कार्य अगर लंबवत फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे कार्य का मान 0 हो जाएगा, ये याद रखिए। और ये सारी चीज याद रखिए, एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ रहेंगे तो आप अच्छा तरह के समझ जाएंगे इसको। तो कार्य हमारी तरफ से अच्छा से समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है, ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा एनर्जी की बात करते हैं। कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऊर्जा की बात करते हैं। अगर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यहां पे तो कार्य कर रहे थे, कार्य का मात्रक हमने बता दिया जूल है। और अगर इसका मात्रक बात कर ले सूत्र के हिसाब से, जो लॉ है जो गणितीय रूप के हिसाब से, तो यहाँ फोर्स जो है न्यूटन में हो जाएगा और यहाँ पे मीटर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन फोर्स है क्योंकि आपको बताया था यहाँ पे, और क्या हो जाएगा मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर, लंबाई का मात्रक न्यूटन मीटर। तो अगर ऐसे बात कर लिए तो यहाँ पे ये हो गया। और इसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्जा की तरफ बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मशीन द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये समझ में आया, ऊर्जा। इसका मात्रक भी जूल है। अगर मात्रक की बात करेंगे तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल है।
और ऊर्जा को देखेंगे तो ऊर्जा क्या है भाई, तो यहाँ पे ऊर्जा में वह शब्द आया कहीं पे नहीं, तो ये भी अदिश राशि है। ऊर्जा क्या हो गई आपकी, अदिश राशि है। तो ये साथ साथ में होके चलते रहेंगे, हर टॉपिक में जहां जिक्र आएगा तब बोलेंगे कहेंगे, तो वहां पे एक ही बार में आपको अब दिमाग में बैठ जाएगा, हमेशा याद रहेगा। तो यहां से ये हो गया जूल है। और ऊर्जा की अगर बात कर लिए, ऊर्जा अब है तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो भाई ऊर्जा भाई 2 प्रकार की होती है। अपने जो ऊर्जा जो है 2 ही प्रकार की होगी। अब ऊर्जा हो गई तो एक गतिज ऊर्जा हो गई, एक स्थितिज ऊर्जा हो गई। गतिज को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पे पहले गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु द्वारा या फिर वस्तु में गति के कारण जो आपकी कार्य करने की क्षमता पैदा होती है, किसी वस्तु में गति के कारण, मोशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता पैदा होती है, कैपेबिलिटी उसमें उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोल दिए, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश को साथ में लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत मत लीजिए, यहां पे हो जाएगा ऐसे। तो जो जहां पे डिफरेंस होगा, थोड़ा अलग होगा, उसकी इंग्लिश यहां पे बताते चलेंगे, तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में आएगा तो करने में दिक्कत नहीं होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई, उसी को आपको गतिज ऊर्जा बोला गया। अब यहाँ पे अगर इससे बात कर लिए व्यक्त करने की, जैसे यहाँ पे व्यक्त करते हैं के ई से, कहीं जिक्र आएगा काइनेटिक एनर्जी है तो इसी का शॉर्ट फॉर्म लीजिए के ई। अब इसी से व्यक्त करते हैं, गतिज ऊर्जा को के ई से व्यक्त करते हैं, इसे भी नोटिस करते रहिएगा साथ साथ में। और यहाँ पे बात करते हैं गतिमान, आप जैसे वायु चलती है तो वहां पे गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा, वायु का चलना क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है v वेग से गति कर रही है तो उसमें कार्य करने की क्षमता हुई यम द्रव्यमान का, मान लो कोई पिंड है, यम द्रव्यमान है और उसमें वेग क्या है v, तो यहां से क्या इस प्रकार अगर निकल जाएगा के ई बराबर, या फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। ये नोटिस करिएगा, हाफ mv स्क्वायर दिख रहा है इधर, पूरा व्हाइट बोर्ड ये कवर कर रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि यम मास यहां पे द्रव्यमान, भी क्या है आपका वेग, तो ये हाफ mv स्क्वायर हो गया। अब अगर बात करते हैं बहती हुई हवा या बहता हुआ जल, और इसी तरह से जो भी हो गया, जो चीज गति में है वहां पे क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। गिरती हुई गेंद, उड़ते हुए पंछी, मतलब गतिज ऊर्जा, मतलब गति कर रहे हैं, उसमें गति करने की जो क्षमता विकसित हुई, कैपेबिलिटी। जैसे हम मान लो इस पिंड को, इस कार को अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो हमें एक फोर्स की आवश्यकता पड़ी। अब फोर्स करने की हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो हम फोर्स कर पाएंगे। तो वही जो क्षमता हुई वही आपका क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और गति के कारण हुई, इसलिए गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर इंग्लिश में आएगा तो ऐसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल किसी मतलब वस्तु विशेष में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हुई तो गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु विशेष में स्थिति के कारण, उसकी जो स्टैटिक है स्थिति के कारण अगर उसमें कार्य करने की क्षमता हुई तो उसे क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या बोलते हैं, पीई से व्यक्त करते हैं। यहां पे यही ऐसे बात कर लेंगे, पी और ई, पोटेंशियल एनर्जी। अभी स्थिति होगी तो उसमें मास होगा, तो यहां से हो जाएगा यम। यम वस्तु का कोई द्रव्यमान है, मतलब एक वस्तु है जिसमें द्रव्यमान m है, और अगर यम द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान होगा तो ग्रेविटी होगी, तो यहाँ पे g हो जाएगा, और जमीन से या फिर बिंद मतलब धरातल से उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, ऊंचाई होगी, तो h हो जाएगा यहाँ से। तो अगर पीई पोटेंशियल एनर्जी या फिर बात कर लिए स्थितिज ऊर्जा की, तो पीई पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट के गुणनफल को ही आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया। अभी स्थितिज ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं। कैसे? गतिज ऊर्जा के तो ऐसे देख लिए, जो गति में गति, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या है, जैसे कोई गुलेल है, अब गुलेल को खींचा गया तो उसमें क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा आ गई, और यही जब छोड़ दिया जाएगा तो यही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। जैसे आपकी कोई स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस किया गया और कंप्रेस किया गया तो वहां पे क्या हो गई, एक स्थितिज ऊर्जा आ गई, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के संबंध में एक आ गया आपके अंदर ऊर्जा, जिसे बोले स्थितिज ऊर्जा। यहां से समझ में आया। अब बात कर लेते हैं, अब स्थितिज ऊर्जा के कुछ और भी रूप हैं, जैसे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या फिर चुंबकीय नाभिकीय ऊर्जा, स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है, तो ये सब क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा के ही एक रूप हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया, mgh बराबर क्या हो गया, m से मास हो गया, g से ग्रेविटी, s से हाइट, यहां से सारा कुछ हो गया। स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा। यहां पे बात कर रहे थे, जैसे हमने बात किया स्प्रिंग की, स्प्रिंग में क्या है, कंप्रेस किया, स्थितिज ऊर्जा। बच्चों के खिलौने जो होते हो उसमें जब चाबियां आप मतलब घुमाते हो, रोटरी मोशन में घुमाते हो, तो क्या होता है, स्प्रिंग अंदर में होता है, वही स्प्रिंग टाइट हो जाता है और उसमें क्या, स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब उसी स्थितिज ऊर्जा जैसे धीरे धीरे खत्म होगी, गतिज फॉर्म में आएगा, गाड़ी आगे जाएगी। और इसी तरह से कलाई वॉच जो होती है, जो हाथ की पहली घड़ियां होती हैं, उसमें भी चाबियां ऐसे भरी जाती थी, ऐसे जब उसकी ऊर्जा कम हो जाती थी, वॉच चलना बंद कर देती थी, वहां पे चाबियां भरी जाती हैं और स्थिति, उसमें भी स्प्रिंग छोटे छोटे लगे होते हैं, वहां से स्थितिज ऊर्जा। बंदूक के ट्रिगर भी जो जब वहां भी स्थितिज ऊर्जा, मतलब सारे जगह जो है लगभग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को समझ गए। अब यहां से बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम। अगर इसकी बात करते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करते हैं, तो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में ट्रांसमिट या ट्रांसफर या फिर रूपांतरित किया जा सकता है ऊर्जा को, और ऊर्जा का ये कह सकते हैं ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोई और नहीं है। मतलब क्या हुआ, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में, जैसे विद्युत ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में हमने कन्वर्ट कर दिया, कार्य होने लगा है। मोटर है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया और उधर से हमारा
कार्य निकल रहा है, पट्टा पुली चला के हम कार्य ले रहे हैं, वहां पे क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, मतलब ऊर्जा संरक्षित है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहां से बात कर रहे हैं, अगर इन सब को तो गणितीय फॉर्मेट में दे दिए, ऊर्जा संरक्षण को हम गणितीय फॉर्मेट में नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक जो है सार्वभौमिक नियतांक समझ लीजिए स्थित है, इसको प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है। जैसे हमने कोयला लिया, अब कोयले को हमने हीट किया, जलाया, उसे उष्मा, तो उष्मा निकली, और उष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। कोयला लिया, अब कोयला जो है बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है, वो फॉर्मेट चेंज होके क्या बना, आपकी ऊष्मा बनी, ऊर्जा बनी एक, तो यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण हुआ, तो यही हो गया ऊर्जा का संरक्षण नियम। अब जैसे जैसे मान लो स्थितिज ऊर्जा में है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा है, जब स्थितिज ऊर्जा में हम बात किए थे कि द्रव्यमान, ग्रेविटी और हाइट के गुणनफल, तो ये जब मास है, ग्रेविटी कुछ ऊंचाई पे है मान लो, तो नीचे आ रही है। पहले तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा नहीं थी, किसी भी फॉर्मेट में देख ले तो गतिज ऊर्जा नहीं थी, उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। और जैसे जैसे उसकी जो ग्रेविटी में अंतर आ रहा है, मतलब यहाँ पे मान लो कोई गेंद है ऊपर से गिर रही, ऊपर से उसको छोड़ा गया, अब वहां पे स्थितिज ऊर्जा थी, ग्रेविटी के सापेक्ष में उसको ऊपर ले जाया गया, तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा एब्जॉर्ब हो गई, अब उसको धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, तो जो स्थितिज ऊर्जा है ये धीरे धीरे क्या कर रही है, कम हो रही है। स्थितिज ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है कम हो रही है, और यहाँ पे ये वाला जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ रहा है, तो ये दोनों का जो योग है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही, ये एकदम घट जाएगी, एक पॉइंट पे आके शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा अपने मैक्सिमम को प्राप्त कर लेगी उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे mgh प्लस हाफ mv², मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर क्या निकल के आया, कांस्टेंट हो गया, यहां से कांस्टेंट हो गया, ये एक नियतांक आ गया कि स्थितिज ऊर्जा का कन्वर्जन हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार स्थितिज ऊर्जा एक पॉइंट पे जीरो आ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते हाई लेवल हो गया। अब यहां से जैसे मान लो पहले कोई धनुष, तीर, ऐसे पहले खींचा गया उसकी डोरी को, स्थितिज ऊर्जा आई, अब वहां पे क्या किया, स्थितिज ऊर्जा अपने फुल पॉइंट पे है, मान लो 100 है, अब 100 है, गतिज ऊर्जा कुछ नहीं है, अब वहां पे उसके ट्रिगर को या फिर उसके धागे को जब तीर से अलग किया जाता है, काफी उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, और ये क्या है, फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा मतलब पहले उसकी गति कुछ और रही होगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी, और अंत में मैक्सिमम भी अंतिम वेग प्राप्त करके अपने सैचुरेटेड पॉइंट में आ जाएगा। तो यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के कारण आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम बना रहता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी सिद्धांत पे वर्क करती है। इसका कोई गणितीय जो है निरूपण नहीं है, क्योंकि ये एक नियतांक है और सार्वभौमिक, इसको प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है, और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है कुल यांत्रिक योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग आपका क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कार्य समझ में आ गया, आपको ऊर्जा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर ऊर्जा के मात्रक की बात करें तो जूल होगा, यहां से निकालेंगे जूल में आएगा, और इसके बाद हम देखेंगे शक्ति, पावर देखेंगे, इसके बाद
नहीं, इसमें देख लेते हैं, एक पॉइंट छूट रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण है। अब इसको भी देख लेते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे, किस फॉर्म में होता है और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज होना ऊर्जा का रूपांतरण है। जैसे मान लो कोई विद्युत मोटर है, अब विद्युत को इनपुट दिए, मतलब ऊर्जा को विद्युत के रूप में इनपुट दिए और प्राप्त हुआ क्या, आपका यांत्रिक ऊर्जा होगा। तो मोटर क्या कर रही है, वैद्युत मोटर क्या कार्य कर रही है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। इसी तरह से अलग भी और भी देख लेते हैं, मोटर की बात कर लिए और यहाँ पे सेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कन्वर्जन है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन सा डिवाइस बदलता है, तो सेल। बैटरी आपका सेलों का समूह होता है और सेल सिंगल होता है। तो सेल जो होता है ये क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार अगर माइक्रोफोन की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को आप में क्या, या फिर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। आपका जो माइक में आपने आवाज इनपुट किया, साउंड इनपुट किया, वहां से क्या विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन कन्वर्ट होके आया, फिर आप में ध्वनि के फॉर्मेट में आप में पॉइंट पे आया और आपने अपने कानों के माध्यम से सुना। तो ये क्या हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में अगर बदलेगा तो स्पीकर, और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो क्या, माइक्रोफोन। यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लेना। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, आपका बल्ब बदलता है। तो ये कुछ हो गए ऊर्जा का रूपांतरण। तो यहां से इसी प्रकार और भी हो गया, डायनमो हो गया और सारा चीज हो गया। तो एक ऊर्जा को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जैसे आपका वैद्युत भट्ठी होगी, वहां पे जो क्या है आपका नाभिक था, मतलब जैसे कोई यूरेनियम था, ईंधन था, वहां पे उसको क्या कन्वर्ट किया गया, ऊष्मा में बदला गया। ऊष्मा को पहले ऊष्मा में बदला गया, इसके बाद उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदला गया, फिर वैद्युत ऊर्जा में बदला गया। तो यहाँ पे कौन सा, विद्युत भट्टी या फिर बोल सकते हैं परमाणु भट्टी। तो यहाँ से ये सारा हो गया, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ से ये सारा कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति बोले तो पावर, इंग्लिश में बोलेगा पावर, और ऐसे तो जानते हैं पावर कार्य करने की दर जो होती है उसे, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कार्य करने की दर जो होती है उसी को शक्ति कहते हैं। गणितीय निरूपण अगर देखेंगे तो जो आपने वर्क किया, कितने समय में किया, वर्क जो होता है और समय का रेशियो, वर्क और समय का रेशियो ही आपका पावर हो गया। पावर को किस में डिनोट करते हैं, तो पावर को भैया वाट में लेते हैं। और अगर गणितीय रूप में बात करेंगे तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा जूल, और समय का मात्रक तो हमेशा एक ही रहता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड यहां से आ गया अगर इसकी बात की है। तो यहां से आगे देखते हैं, और शक्ति से आप कार्य करने की गति मापते हैं। कैसे मापते हैं कार्य करने की गति, हमने बात किया कार्य करने की दर को। तो यहां से क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है। शक्ति जो है बता रहा है कि कार्य धीमा हो रहा है या फिर तेज, मतलब हाई स्पीड पे हो रहा है। तो कार्य करने की जो दर है वो शक्ति है, और शक्ति हमें बताता है कार्य धीमा हो रहा है या फिर तेज हो रहा है। तो यहां से इसका भी मापन हो गया।
और t समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। यहां से हमने देखा। अब इसके बाद आगे की बात करेंगे तो यहां से इसका भी डिनोमिनेशन हो गया जूल प्रति सेकेंड, और वाट भी ले सकते हैं। और अगर इसके, क्योंकि वाट छोटा मात्रक है, इसके बड़े मात्रक को बात करेंगे तो किलोवाट में बात करेंगे। व्यावसायिक मात्रक की बात करेंगे तो किलोवाट में बात करेंगे। और 1 किलोवाट हम देखेंगे, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। 1000 वाट यहां से क्या हो गया? 1000 वाट हो गया। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो गया। अब इसकी बात कर लिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, क्योंकि यहां से ऐसे गणितीय फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसका वाट का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर विद्युत संचरण लाइन में, विद्युत उत्पादन में, घरों की संचरण लाइन में, घरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वहां सबका अगर ऊर्जा का गणना करेंगे कॉमर्शियली रूप से, तो वहां पे किससे करेंगे? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी लेंगे। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है भैया? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा KWH। तो यहां से ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हो गया किलोवाट घंटा। अब ये किलोवाट है क्या? मतलब 1 किलोवाट की शक्ति जो है 1 घंटे तक चले, यही आपका क्या हो गया? किलोवाट घंटा। अब इसके चेंजिंग की बात करेंगे। 1 किलोवाट घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए। अब यहां से बात हो गया 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए? इसको तोड़ेंगे, 1000 वाट हो गए। और यहाँ पे 3600 रहेगा। तो यहां से अगर 1 आवर में सेकंड की बात करेंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे। और अगर इसके मल्टीप्लिकेशन यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा? जूल में कन्वर्ट होगा। ये सारे जूल में कन्वर्ट होंगे क्योंकि मात्रक जूल होता है। तो यहां से हो जाएगा 36 और 5 जीरो, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, यहां से 5 जीरो। अब यहां से अगर किलोवाट को मान लो, ये तो आंसर ऑप्शन में दे रखा है तो ये टिक करेंगे 3650। और अगर यहाँ पे ये ना दिया हो 1 किलोवाट बराबर और कुछ दिया हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर दशमलव लगा देते हैं 3.6, तो यहाँ पे 10 की पावर में लिखेंगे 10 की पावर 6। कैसे हुआ? यहाँ पे 3 2 5 जीरो थे और एक दशमलव लगाया, इसका जीरो, जो आपको बाई तरफ दशमलव खिसका 3.6 पे लगा, तो 10 की पावर 6 जूल। तो ये ज्यादातर देता है, इसको नोटिस करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। एक बार में याद हो जाएगा 3.6। और याद नहीं होता तो यहां से निकाल लेंगे, निकल जाएगा आसानी से। 1000 वाट 3600 सेकेंड, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना आएगा। और इसके बाद इसको घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे, तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। जूल में मापेंगे। अब 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो गया? 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, इतना आ गया। अब घरों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका मान जो बात किया जाता है यूनिट में निकाला जाता है मान, तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट। तो यही हो गया। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? यहां पे देख लेते हैं। 1 यूनिट, यहां पे जब आपका मीटर रीडर आता है तो यहां पे गणना करता है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, तो यही मान निकाला जाता है वहां पे। 1 यूनिट का मान इतना होता है 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को हमने यहां से समझा 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। तो इतना जो वर्क हुआ, इतना जो विद्युत ऊर्जा का हमने उपभोग किया, चाहे वो हमने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, हीटर या बल्ब या फैन और जो भी उपयोग किए,
बल्ब का उपयोग हुआ उसको बताएंगे। तो यहाँ पे तो ये जो यूनिट में हो गया, ये एक यूनिट का रेट फिक्स होता है, विद्युत कॉर्पोरेशन के द्वारा यूनिट का रेट फिक्स होता है, उसी के द्वारा आपसे कैलकुलेट करके उसको निकाल के लिया जाता है आपके द्वारा। तो यहाँ से ये सारा कुछ समझ में आ गया। और अगर उत्पादन की यहाँ पे अभी तो घरेलू रूप से जो और मैन्युफैक्चर जहाँ पे सामान होते हैं वहाँ पे अगर विद्युत का बात तो यूनिट में हो गया। अगर हम उत्पादन विद्युत का उत्पादन जहाँ देखते हैं तो वहाँ पे इसका मात्रक शक्ति का मात्रक और बढ़ जाता है। तो किस में मापेंगे? मेगावाट में मापेंगे। तो मेगावाट में उत्पादन जहाँ होता है वहाँ पे करेंगे। जैसे आपका एनटीपीसी टांडा ये सब जो हो गया, पनकी हो गया, विद्युत का जल से उत्पादन हो गया या फिर थर्मल से, तो फिर वहाँ पे मापेंगे मेगावाट में। मेगावाट में या फिर अगर आपका परमाणु द्वारा होता है वहाँ भी मेगावाट में जिक्र करेंगे। तो 1 मेगावाट बराबर कितना हो जाता है? 10⁶ वोल्ट। 1 मेगावाट बराबर वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। यहां से हो गया, वाट में मापते हैं शक्ति को। तो यहां से ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे, कार्य, ऊर्जा और यहाँ पे शक्ति। ऐसे टॉपिक थे जिनको समझना और इसका गणितीय निरूपण जो गणितीय फॉर्मेट में क्वेश्चन जब लगाएंगे तो यहाँ पे इन सब का यूज होगा। और अच्छे से इसको करके जाइएगा, अच्छे से एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी कोई सा भी एग्जाम हुआ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कीजिए, वहाँ से अच्छी जानकारी मिलेगी। इंस्टाग्राम आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर मेरा टेकट्यूब 2611 मेरा यूजर आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।